तो एवरेज मतलब 25 से 30 टन तो आपकी डेली की तुड़ाई हो रही है। 130 के आसपास की आपको रेट मिल रही है। तो इस हिसाब से मतलब डेली की 30-35 लाख का ये रेट में हो जाता है। अच्छा, डेली का 30 से 35 लाख की आपकी अर्निंग हो रही है। हाँ, 100 एकड़ का अनार है और 32,000 पौधे हैं। अनार में रेट मिलना चाहिए जी, तो किसान को परवड़ता है। ठीक है, नहीं तो नहीं परवड़ता। जो 40-50 रुपया रेट आएगा तो किसान का मुनाफा नहीं रहता, खर्चा में ही चला जाता है। 30-35 किलो माल निकल रहा है। ठीक है, तो 100 रुपया के हिसाब से 3000 का प्लांट रहता है। यानी जैसे 375 पौधे अपन लगते हैं और 3000 का एक पौधे से अर्निंग होती है, तो लगभग 11 लाख के आसपास की एक एकड़ से अर्निंग हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। पिछले साल भी 1500 टन अनार था। अच्छा, और ये सब बांग्लादेश का पैकिंग चालू है। अच्छा, बांग्लादेश जा रहा है ये माल। अनार 20 रुपया के जी हो या 150 रुपया के जी हो, उसका व्यापारी फार्म पे आके सौदा हो जाता है। ये बांग्लादेश जाता है 22 दिन 25 दिन तक, वहाँ से व्यापारी बोलता है गुजरात का माल जो इधर आता है वो कीपिंग क्वालिटी अच्छी रहती है। 100 एकड़ में अनार की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना, 100 एकड़ में अनार की खेती। आज इस फार्म पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ 100 एकड़ में अनार की खेती की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग भी चल रही है। इस फार्म से प्रतिदिन 25 से 30 टन हार्वेस्टिंग होती है, जिसकी मार्केट रेट उन्हें 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। इसके साथ ही इस फार्म का जो अनार है वो बांग्लादेश एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस फार्म के ओनर के बारे में कि किस तरीके से वो इस फार्म से सालाना 10 करोड़ रुपए तक की अर्निंग कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त होता है, जिससे कि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय करें। हाँ, मेरा नाम है पिपरोतर रजनीकांत काना भाई। मेरा फार्म है सुरेंद्रनगर जिला धांगध्रा तहसील जीवा गांव और चुली गांव में जी। तो सर अभी जैसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो अनार की खेती है आपने शुरुआत कब से की, इससे पहले आप क्या करते थे, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा। अनार की खेती तो मैंने 2015 में किया है और 2016 में लगाया। उसके पहले हम जीरा, मगफली, कॉटन वो सब कॉमर्शियल पाक वो लगाते थे। जब 2015 में इजराइल गया तब से मैंने वहाँ देखा, तब बाद में मैंने 2016 में अनार की खेती लगवाई जी। तो सर जैसे हमारे जो किसान भाई हैं, जैसे आपने बताया कि आप पहले मूंगफली या फिर जो परंपरागत फसलें हैं उनकी खेती करते थे, तो किसान जब भी सोचता है तो वो दूसरी फसलों जैसे बागवानी में जाता है तो किसान अमरूद या फिर ऐसी फसलें सेलेक्ट करता है, क्योंकि अनार जो है उसकी खेती थोड़ा टिपिकल होता है किसानों की सोचने थोड़ा कॉस्टली। तो फिर आपने अनार की खेती को क्यों सेलेक्ट किया, वो भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। अनार में क्या है, अनार 20 रुपया के जी हो या 150 रुपया के जी हो, उसका व्यापारी फार्म पे आके सौदा हो जाता है। दूसरा आम बाम सब लगाना, हमारे को मार्केटिंग करना पड़ता है। अच्छा। और अनार में क्या है, वो प्रोडक्शन वहाँ दिखा तो अच्छा लगा कि अनार में मुनाफा ज़्यादा है जी। तो शुरुआत आपने कितनी ज़मीन से की थी, कितने पौधे लगाए थे और अभी कितनी ज़मीन में आप इसकी खेती कर रहे हैं? पहले मैंने 2016 में 40 एकड़ का अनार लगवाए थे। अच्छा। बाद में 2018 में दूसरा 60 एकड़ का लगवाए जी। तो टोटल अभी आपके पास कितने पौधे हैं? 100 एकड़ का अनार है और 32,000 पौधे हैं। अच्छा। तो जैसे अभी मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपने खेत की मतलब इसकी खेती की शुरुआत की तो सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे की, खेत की हकाई जुताई और पौधे लगाने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। पहले हमने क्या किया, वो जो 14 बाय 8 का वावेतर करना था उसके लिए लाइन दोरी कर ली। ठीक है। फिर उसकी जगह हमने ड्रिप इरिगेशन करवाया जी, कि पौधे की लाइन आया ड्रिप का, वहाँ से ड्रिप अंदर से जब खेत जमीन में से निकले, बाद में हमने पौधा लगवाया। अच्छा। तो उस टाइम पे जैसे आपने लगाया तो उस टाइम पे खाद वगैरह कौन सी डालते हैं, कौन सी ज़रूरत होती है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहिए। पौधा लगाने के टाइम तो थोड़ा ही वर्मी कंपोस्ट खाद डाला था हमने। पौधा 1 साल का बड़ा हो गया, बाद में हमने गोबर डाला जी, और DAP वगैरह माइक्रोन्यूटन सब बाद में 1 साल के बाद डाला था। ठीक है। तो अभी जैसे आपने पौधे कितनी दूरी पे लगा रखे हैं, वो थोड़ा सा। हमारा जो पहले 40 एकड़ का प्लांटेशन है वो 14 बाय 8 के दूरी पे है। ठीक है। और जो 2 साल बाद 2018 में किया वो 15 बाय 9 के साइज पे है। अच्छा। तो इस हिसाब से जैसे हम खेती करते हैं तो 1 एकड़ में हमारे कितने पौधे लगते हैं अनार के? 1 एकड़ में 360 से 375 तक पौधे 1 एकड़ में आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे पौधे आपने लगाए, पौधे लगाने के बाद में ये होता है कि हमारा 1 साल का जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि देख रेख किस तरीके से की जाती है, वो भी आप थोड़ा सा। पौधे में हर 2 दिन छोड़ के ड्रिप से पानी देता है। ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और उसमें माइक्रोन्यूटन 19 सब देते हैं। और पौधे 3-4 महीने में हर बार
3 महीने के बाद उसका कटिंग आता है कि जो थोड़ा उसका वेजिटेटिव ग्रोथ और अंदर खराब डाली है वो निकालनी पड़ती है और पौधे को बनाना पड़ता है। ओके, तो कैनोपी तैयार करनी पड़ती है। ठीक है। अब उसके बाद में आप मेरे को ये बताइए, आपने कौन सी किस्म यहाँ पर अनार की लगा रखी है? हाँ, ये टिश्यू कल्चर वेराइटी है, भगवा वेराइटी है। अच्छा, तो जैसे सर एक चीज़ मैंने ये भी देखी है, जहाँ भी अनार की जो किसान खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा भगवा वैरायटी को ही सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। भगवा की क्या है, भगवा का शाइनिंग और अंदर जो शुगर आती है तब वो शाइनिंग और शुगर में भगवा वैरायटी अभी बहुत प्रचलित है। अच्छा। और ये 20-22 दिन तक ये माल बिगड़ता नहीं है। अच्छा, ये बांग्लादेश जाता है 22 दिन 25 दिन तक, वहाँ से व्यापारी बोलते हैं गुजरात का माल जो इधर आता है। अच्छा। वो कीपिंग क्वालिटी अच्छी रहती है जी। तो अभी सर जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो वैरायटी के यहाँ पे फ्रूट लगे हुए हैं, इसका एवरेज वजन कितना हो जाता है? जैसे अभी ये छोटा फ्रूट है, इसका कितना वजन? ये 150 ग्राम का फ्रूट है। अच्छा, हाँ। और जो बड़ा फ्रूट है? बड़ा फ्रूट है जी, ये 400 ग्राम का फ्रूट है। अच्छा, तो 400 ग्राम का मतलब 150 से 400 ग्राम तक का इसका 500 ग्राम तक होता है। अच्छा, पर हर फ्रूट 500 का नहीं होता जी, 200 प्लस ज़्यादा फ्रूट रहता है। ठीक है, 500 ग्राम का 10% ही फ्रूट रहता है। अच्छा, तो अब सर जैसे ये भी बताइए कि अभी हम जैसे बात करें अनार की खेती की, तो ये वीडियो पूरे देश से किसान भाई देख रहे हैं। हाँ। तो आपने कहाँ पे देखा है, या फिर आपके हिसाब से कहाँ पर पूरे देश में किन किन इलाकों में अनार की खेती की जा सकती है? अनार की खेती मैंने महाराष्ट्र में भी बहुत देखी है, राजस्थान के इलाके में भी बहुत देखा है और गुजरात में भी अभी बहुत लागवड़ हो रही है जी। तो अब आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है, गर्मियों में अधिकतम कितना टेम्परेचर? गर्मियों में 45 तक जाता है। 45, तो 45 टेम्परेचर में इस पौधे में क्या चीज़ें देखने को मिलती है? इसकी ग्रोथ वगैरह में कोई फ़र्क आता है या फिर कैसे इसका? नहीं, कि टेम्परेचर से कोई उसको पौधे में रुकावट नहीं आती। अच्छा, कोई रुकावट नहीं। और नीचे सर्दियों में कितना चला जाता है? 10 तक जाता है। 10 तक, तो उसमें कोई दिक्कत आती है? नहीं, कुछ नहीं। सर्दी के टाइम में अनार में थोड़ा जो माल रेडी हो जाता है वो क्रैकिंग की समस्या आती है कि अच्छा। कोई जो बड़ा फल रहता है वो थोड़ा क्रैक आता है। अच्छा, फट जाता है। ठीक है। तो अब सर जैसे आप हमें ये बताइए कि अक्सर किसान भाई जो भी खेती करते हैं अनार की या फिर बागवानी की, वो क्या करते हैं कि सीधी खेत की जुताई करी, गड्ढे किए और पौधे लगा दिए। आपने इनके पास में बेड भी बना रखी है, काफ़ी मोटी बेड बनाई है, तो ये क्यों बनाई है वो भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। जो उसका कैनोपी है ना जी, उसके बराबर बेड रहता है, उसके कैनोपी के नीचे ही खाद डालना पड़ता है। अच्छा। खाद जो गोबर वगैरह अंदर डाले तो वो कोई काम का नहीं। व्हाइट रूट कैनोपी के जो पानी रहता है वहाँ ही व्हाइट रूट बनते हैं, वहाँ से ही पौधा खाने का उठाता है। अच्छा, इसलिए बेड बनाना जरूरी है। जैसी कैनोपी है ऐसा ही बेड बनना चाहिए। अच्छा, तो जैसे आप रूट के बारे में बता रहे तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप मेरे को समझाइए कि रूट का कैसे? उसमें जो पानी की जो ड्रिप की लाइन रहती है जी, वहाँ व्हाइट रूट बनते हैं। अच्छा, वो व्हाइट रूट में से ही पौधा खाने का उठाता है। अच्छा, जो हम ड्रिप इरिगेशन से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह दे रहे हैं और गोबर सब डालते हैं, वो वहाँ से पौधा उठाना है, व्हाइट रूट से ही पौधा उठाता है और वो उसके लिए शायद अनार के फल के साइज के लिए वही काम करता है। अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे एक चीज़ जैसे ड्रिप में देख रहा हूँ, तो अक्सर किसान जो भी ड्रिप लगाते हैं वो सिर्फ ड्रिप की एक ही लाइन डालते हैं, लेकिन आपने बेड के दोनों ही साइड पे ड्रिप की लाइन डाल रखी है, तो वो भी थोड़ा सा मेरे को ऑप्शन। रूट तो चारों तरफ रहते हैं, ये पौधे का रूट चारों तरफ रहते हैं, तो हर जगह चारों तरफ मुमकिन नहीं है, इसलिए दो तरफ से क्या, दोनों तरफ से पौधा खाद उठा सकता है, पानी भी उठा सकता है जी, इसलिए दो तरफ रखते हैं। महाराष्ट्र में किसान 3 लाइन भी रखते हैं। अच्छा, हाँ, तो 3 हमने 2 लाइन रखी है। 3 लाइन कैसे करते हैं? एक बीच में आता है। अच्छा, एक पौधे के पास में? हाँ, वो उसमें डिपर आता है, एक पौधे के बीच में, एक वो उस साइड 2 डिपर आते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पौधे के दोनों साइड पे लाइन होगी। हाँ। और पास में आएगी उसके पौधे के इस साइड। हाँ, वो डिपर वाली लाइन रहती है, ये इन लाइन रहती है। ये इन लाइन और वो ऑन लाइन जो लगती है उसमें ड्रिपर अपन चाहे वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से 3 लाइन लगा सकते हैं। अब उसके बाद में तो आप मेरे को थोड़ा सा ये भी बताइए कि पौधे हम लगाते हैं तो उसके कितने टाइम बाद हमें इसमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाती है, वो थोड़ा सा मैं जानना। पौधा लगाने के बाद 18 महीने के बाद हम उसका कटिंग करके इथेनॉल मार सकते हैं। 24 महीने के बाद उसका माल हार्वेस्टिंग के लिए हो जाता है रेडी। 16-18 महीने का पौधा हो जाता है, बाद में कटिंग करते हैं। ओके, कटिंग करके उसको इथेनॉल मारना पड़ता है। इथेनॉल मारते हैं तो उसका सब पान गिर जाता है, फिर जो नए पत्ते आते हैं उसमें से फ्लावरिंग निकलता है। ठीक है,
वो फ्लावरिंग निकलने के बाद वो अनार सेट हो जाए सुपारी जैसा, वो बाद में 6 महीने के बाद हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होता है। अब थोड़ा सा आप मेरे को ये बताइए कि जैसे 1 साल का अपना जो पौधा होता है, हम जैसे अभी आपका ये जो साल चल रहा है, 1 साल में आप इसमें क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं? खाद कौन से टाइम पे कौन कौन सी खाद देनी होती है, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। 1 एकड़ में उसकी कितनी मात्रा रहेगी, आप इसमें कौन कौन सी खाद देते हैं, वो थोड़ा सा मैं जानना। उसमें माइक्रोन्यूट्रन ज़्यादा देना पड़ता है और गोबर को छाणिया खाद बोलते हैं, हम गुजराती में छाणिया खाद बोलते हैं, वो साल में 1 ही बार देना पड़ता है। ठीक है। और डीएपी माइक्रोन्यूट्रन भी साल में 1 ही बार देना पड़ता है। बाद में उसका एनपीके ग्रेड आता है 52, 34, वो हफ्ते में 1 बार दे तो चलता है। वो एनपीके जो आप बता रहे हैं वो कौन सी स्टेज में देते हैं, पौधा किस टाइम पे आप देते हैं? हर महीने में थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। ठीक है। और गोबर की खाद की अगर हम बात करें तो कितना हमें देना होगा और कौन से पौधे की उम्र के हिसाब से 20 केजी से 40 केजी 60 केजी तक एक पौधे में डाल सकते हैं। अभी हम 50 केजी डालने वाले हैं 2 महीने के बाद। ठीक है। एक प्लांट में, एक प्लांट के अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जैसे अनार जो है, अनार में बहार सिस्टम होता है, इसमें बहार आती है, तो आप इसमें कौन सी बहार लेते हैं, कौन सी बहार लेनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। वो बहार का तो क्या क्लाइमेट के हिसाब रहता है, कौन सी बहार में कब फ्रूट सेट होता है वो बारिश के हिसाब से रहता है। अच्छा। कोई बार में कम सेटिंग रहता है, कोई बार में कम से ज़्यादा भी सेटिंग हो जाता है जी। पर ज़्यादा सेटिंग हो जाता है तो उसमें अनार की साइज नहीं बनती। अच्छा। पर प्लांट 80 से 120 फल रहेगा तो उसकी साइज अच्छा रहता है। ठीक है। तो अभी जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो फ्रूट है, अब जैसे यहाँ इनकी हार्वेस्टिंग होगी, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ये फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, वो भी आप मेरे को थोड़ा सा समझाइए। वो एक फ्रूट दिखाता हूँ आपको। ये फ्रूट है जी। तो ये हार्वेस्टिंग के रेडी रहता है। अच्छा। कच्चा फ्रूट रहता है तो इधर थोड़ा पार्ट रहता है कि अभी कच्चा है, अभी पूरा रेडी होता है पूरा गोल हो जाता है। अच्छा। कच्चा फल में वो इधर पार्ट रहता है, इधर थोड़ा थोड़ा साइड इसकी चपटी होती है और जब पक जाता है तो ये पूरा गोल हो जाता है। ठीक है। तो अब हार्वेस्टिंग करने का क्या सिस्टम होता है, कैसे इसकी तुड़ाई कैसे करते हैं, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? हार्वेस्टिंग के टाइम उसमें ये पंचर नहीं होना चाहिए, आराम से लेके थैले में डालना चाहिए और बाद में कैरेट में कन्वर्ट करके ट्रैक्टर लोड करते हैं। ओके। तो अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपकी हार्वेस्टिंग चल रही है, तो कितने टाइम में आपकी हार्वेस्टिंग जैसे ये स्टार्ट हुई, ये हार्वेस्टिंग कब स्टार्ट हुई, ख़त्म कब होगी, वो भी आप थोड़ा सा मेरे को हार्वेस्टिंग मेरा 26 जनवरी से स्टार्ट हुई है। आज 26 दिसंबर से। हाँ 26 दिसंबर से, हाँ 26 दिसंबर से मेरा हार्वेस्टिंग चालू हुई है। अभी 5-6 दिन मेरा हार्वेस्टिंग चलेगा। अच्छा। डेली 30-35 टन का हार्वेस्ट करते हैं और लोडिंग करते हैं। अच्छा। तो डेली 30 से 35 टन का आपका अभी हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो आप इसको सेल कहाँ करते हैं, आपका मार्केट? सेल में जो 2-3 व्यापारी को माल दिया हुआ है, एक बांग्लादेश का भी है, एक बेंगलोर का भी है, दोनों का डेली लोडिंग रहता है। बेंगलोर वाला 30 टन में से 20 टन उठाता है, बांग्लादेश वाला भी 20 टन को भी उठाता है। बांग्लादेश में क्या है, 3 दिन में 2 गाड़ी हार्वेस्ट हो जाती है, लोडिंग हो जाता है। अच्छा। तो आपको मार्केट रेट क्या मिल रही है? अभी 127 में भी है। अच्छा। 131 में भी है, चालू है, 2 व्यापारी को है। अच्छा। तो दोनों का ये रेट है, एक का 127 है जी, एक का है 131। अच्छा। तो एवरेज मतलब 25 से 30 टन तो आपकी डेली की तुड़ाई हो रही है। यस यस। और 130 की अगर एवरेज रेट माने तो 130 के आसपास की आपको रेट मिल रही है। यस यस। तो इस हिसाब से मतलब डेली की लगभग कितनी अर्निंग आपकी मतलब अभी निकल रही है? लगभग 25 से 30 लाख के आसपास अभी मतलब निकलता है। 30-35 लाख का ये रेट में हो जाता है। अच्छा, डेली का 30 से 35 लाख की आपकी अर्निंग हो रही है। हाँ ठीक है। तो ये हार्वेस्टिंग टोटल कितने टाइम तक चलेगी? अभी आज मतलब 4 तारीख हुई ना जी, 8 तारीख तक 9 तारीख तक चलेगी, डेली तुड़ाई होगी। ठीक है। अब जैसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप मेरे को थोड़ा सा ऐसे समझाइए कि यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग हो रही है, तो हार्वेस्टिंग यहाँ से हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जो पैकिंग होती है यहाँ से वहाँ तक जो जाने का जो सिस्टम है, हाँ। वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। वो हम क्या करते हैं जी, ऐसा कैरेट रखते हैं जी, और ये माल ऐसे रख देते हैं जी कैरेट में जी। कैरेट पूरा लोड होता है पूरा ट्रैक्टर में। ठीक है। लेबर लोग वहाँ ले जाते हैं जी। तो आपका जो ट्रैक्टर है वो यहाँ खेत में ही आ जाता है? खेत में आ जाता है, यहाँ से लोड होके वहाँ चला जाता है। हाँ। फिर वहाँ पे पैकिंग होती है और वहाँ से ग्रेडिंग होकर पैकिंग हो जाती है। ठीक है। तो अब जैसे एक चीज़ हमें ये बताइए कि अभी जैसे आपके यहाँ पे हार्वेस्टिंग होगी, 5 से 6 दिन में हार्वेस्टिंग खत्म हो जाएगी। हार्वेस्टिंग खत्म होने के बाद में इस पौधे में क्या क्या आप प्रोसेस करते हैं, किन चीज़ों का इसमें मैनेजमेंट किया जाता है, वो थोड़ा सा? हार्वेस्टिंग होने के बाद उसके लिए प्रूनिंग होगा, वो कटिंग बोलते हैं हम गुजराती में। वो पौधा का ये शेप बना जाएगा जी, पौधा कटिंग हो जाएगा। ठीक है। फिर अभी हम मार्च महीने में उसके लिए देसी खाद
जी। सब वो करेंगे। और कटिंग करने के बाद हम उसके लिए बोरोडो का पेस्ट मारते हैं जी। जो कटिंग की है वो डाली जी। वहाँ फंगस आगे ना रो आए, इसलिए बोरोडो पेस्ट लगाते हैं जी, स्प्रे ठीक करते है। हैं। तो अब जैसे कटिंग कहाँ से की जाती है, कौन कौन सी ऐसी ब्रांच होती है जिनकी कटिंग की जाती है, वो थोड़ा सा मेरे को उसमें जो वेजिटेटिव ज़्यादा ग्रोथ वाली डाली सब निकल जाती है। ठीक है। और पौधा जो है अंदर सनलाइट आवे जी। इतनी कोई डाली निकालनी पड़ती है कि सनलाइट अंदर पौधे के अंदर आ सके। ओके। ऐसा कटिंग करते हैं, शेप कटिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी एक तो जो ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हाँ, निकल वो रही है, निकल ये अभी जाएगी। जैसे मैं देख रहा हूँ ये जो पत्तियां ज्यादा हाँ, ग्रीन है वो निकल जाएगी, ये इधर से ग्रीन निकल जाएगी। इसको निकाल देंगे यहाँ से, इसकी कटिंग कर दी जाएगी। और बीच में से भी जहाँ लगता है कि यहाँ पर ज्यादा मतलब पत्तियां हो चुकी हैं, टहनियां हो चुकी है, उनको ज़्यादा निकाल डाली कोई रुकावट आती है सनलाइट में वो निकाल देते हैं। ठीक है। तो ऊपर का सनलाइट सीधा अंदर आ सके ऐसा बनाते हैं पौधा। ओके, यानी पौधे को ऐसे तैयार करते हैं कि गर्मियों में पूरे पौधे को सनलाइट मिल सके। पूरा एयर सर्कुलेशन रहे ऐसा होता ठीक है। बनता है। तो ये अभी हार्वेस्टिंग के कितने दिन बाद कटिंग इसकी की जाती है? वो 20 दिन 25 दिन के बाद करेगा। अभी पौधे को क्या रेस्ट है, ठीक। रेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि उसने 40-50 किलो माल निकाला जी। पर प्लांट। जी। तो 30 दिन तो उसको रेस्ट देते हैं। ओके। 6 महीने से इतना माल वो रखा है तो उसको भी 6 महीने 25-30 दिन रेस्ट देते हैं, बाद में कटिंग करते हैं। ठीक है। क्योंकि काटते हैं तो उसको भी दर्द तो रहता है ना। जी। तो अब जैसे कटिंग हुई, कटिंग होने के बाद में खाद कब देते हैं, वो थोड़ा सा कितने दिन में देना होता है, क्या करना नहीं, उसमें क्या है, जब मेरे को कौन सी बार में लेना है जी। वो डिसीजन करके उसके 2 महीने पहले खाद डाल सकते हैं। अच्छा। जो बार में लेना है 2-2.5 महीने पहले खाद डालते हैं। तो अभी जैसे आप कौन सी बहार आप अभी तक लेते हैं या फिर आपके हिसाब से हम कौन? जून जुलाई में ही लेते हैं। अच्छा। तो 60 एकड़ का जून जुलाई में लेते हैं, 40 एकड़ का अगस्त में लेते हैं। जी। तो अब जैसे मेरे को ये बताइए कि आपने ये तो बताया कि पौधे की जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद कटिंग तक खाद कौन सा डालना, ये प्रोसेस हो गई। फिर जैसे मेरे को ये भी जानना चाहूँगा, हमने खाद डाला, खाद डालने से अभी तक जहाँ तक अपनी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है उसके बीच का जो पीरियड होता है, जैसे अभी हम खाद डाली, कौन से टाइम में खाद डालते हैं, फ्लावर कौन से टाइम में आता है, फ्रूट कब बनता है, वो थोड़ा सा मैं गैप जानना चाहूँगा। जब हमने कटिंग करके इथेनॉल मारते हैं उसके 45 दिन में फ्रूट बनता है। अच्छा। 45 दिन से फ्लावर 30 दिन के बाद निकलना चालू हो जाता है। ठीक है। 45 दिन से 80 दिन तक फ्लावर निकलता है और छोटा ऐसा अनार सेट होता है। जी। वो ऐसा सेट हो जाता है, 80 दिन तक ऐसा अनार बन जाता है। अच्छा। ऐसा। ठीक है, 80 दिन में। फिर 80 दिन में इसमें से मतलब जो हार्वेस्टिंग फिर 80 दिन के बाद ये धीरे धीरे बड़ा रहता है। ठीक है। तो ये कितने दिन में हो जाता है? मतलब मानो ना 180 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। 180 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो इस बीच में आप जैसे फर्टिलाइजर की बात करें तो उसमें कौन सा देते हैं, कितना देना? उसमें फॉस्फोरस, बाद में माइक्रोन्यूटन हफ्ते में एक बार, जी। बाद में जिंक, वो सब पौधे के हिसाब से। जो पौधा पीला पड़ते हैं तो हम फेरस देते हैं। जी। ऐसा पौधा ही बोल देता है कि मेरे को ये दिक्कत आ जाती है, वो पौधे के पत्ती देख के हमको खेती करते हैं तो आइडिया हो जाता है कि इस पौधे को क्या थोड़ा चाहिए। एक्सपीरियंस हो जाता है। वो एक्सपीरियंस से ही तो उसको ये चाहिए, फॉस्फोरस ज़्यादा चाहता है। जी। ठीक है। तो अब जैसे आपकी पूरी जो बहार होती है, ये जैसे आपके हिसाब से इसकी हार्वेस्टिंग कब स्टार्ट होनी चाहिए और कितने दिन में हार्वेस्टिंग खत्म हो जानी चाहिए? हार्वेस्टिंग उसका 180 दिन होते करना ही पड़ता है, नहीं तो जो मैं अभी दिखाता हूँ, ज़्यादा ठंड में ऐसा क्रैकिंग आता है। अच्छा। ज़्यादा ठंड आती है तो क्रैकिंग आता है। अच्छा। ठीक है। तो ये क्रैक ये ठंड की वजह से हुआ? हाँ, ठंड की वजह से हुआ है। अच्छा। तो आपके हिसाब से कब तक ये टूट जाना चाहिए तो ये क्रैक? ये 4-5 दिन पहले टूट जाता तो ये क्रैकिंग नहीं आता। अच्छा। पर इतना 60 एकड़ का हार्वेस्टिंग है, 2-4 दिन आगे पीछे रह जाता है। जी। तो अब सर जैसे ये चीज़ें तो आपने बताई थी, अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि इतने बड़ी ज़मीन में आप इसकी खेती कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी एरिया में जब हम खेती करते हैं, किसान 2 से 5 एकड़ में खेती करता है, जी, जी। तो उसके लिए भी जो लेबर है वो मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ। तो आप इतने बड़े एरिया में लेबर का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कितनी लेबर आपको लगती है, वो भी थोड़ा सा? लेबर में क्या है, MP से आते हैं जी। वो गुजरात बॉर्डर के जो गांव है वहाँ से लेबर आते हैं। जी। और डेली 30 से 40 लेबर मेरे को ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। और 3 ड्राइवर रखता हूँ ट्रैक्टर की दवाई छांटने के, स्प्रे करने के लिए। जी। और 2 आदमी रखा है, जो मैनेजर रखा है वो ड्रिप का फर्टिगेशन का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा। वो फर्टिगेशन 2 लोग मिलकर देख लेते हैं? 2 लोग मिलकर करते हैं। एक आदमी 40 एकड़ का करता है, एक दूसरा 60 एकड़ का। वो उसकी जिम्मेदारी रहती है। मैं उसको शेड्यूल बना देता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना है, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पानी देना है। वो क्लाइमेट के हिसाब से हम अरेंज करते हैं।
ओके। अब सर जैसे एक चीज़ आपने जब स्टार्टिंग में बताई थी कि जब हम अनार की खेती करते हैं तो इसमें खर्चा ज़्यादा आता है दूसरी फसलों के बनिस्पत, बहुत ज़्यादा आता तो खर्चा जैसे 1 एकड़ की खेती करते हैं तो कितना खर्चा आता है वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। पर प्लांट 300 से 400 रुपया खर्चा आता है 1 साल का। 1 साल का। अच्छा, 300 से 400 रुपये का। वो थोड़ा क्लाउडी क्लाइमेट रहा तो थोड़ा और बढ़ सकता है। अच्छा, तो जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई इस 300 400? उसमें पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और माइक्रोन्यूट्रन, ड्रिप इरिगेशन सब खर्चा मिला के लेबर का 400 से पार जाता नहीं। अच्छा, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 एकड़ में लगभग अपना कितना खर्चा हो जाएगा 1 साल का? 375 प्लांट है जी। 375 इंटू 400 के हिसाब से करते हैं तो 1.5 लाख का, 1.5 लाख समथिंग हो गया। 1.5 लाख का 1 एकड़ का 1 साल का अपना खर्चा हो सब गया। मिला के, ठीक है। लेबर चार्ज, फर्टिगेशन, पेस्टिसाइड, वो कटिंग वाला सब मिला के इतना खर्चा आता है। 1.5 लाख का तो खर्चा आता है। हाँ। अगर एवरेज जैसे किसान खेती करते हैं तो एवरेज कितनी अर्निंग जैसे निकाल सकते हैं? जैसे अभी आपकी जो अर्निंग है तो 1 एकड़ से कितनी अर्निंग अभी आप ले पा रहे हैं? उसमें क्या है, कौन सी क्लाइमेट में माल सेट होता है उसके हिसाब से रहता है। अच्छा। पर प्लांट अभी 30-35 किलो माल निकल रहा है। ठीक है। तो 100 रुपया के हिसाब से 3000 का प्लांट रहता है। 3000 का प्लांट हो गया। हाँ, पर प्लांट खर्चा समझो 300 किलो तो भी हमारे को मुनाफा ज़्यादा रहता है जी। रेट जो है 100 रुपया आए तो बहुत अच्छा फायदा है। अच्छा। अनार में रेट मिलना चाहिए जी। तो किसान को परवड़ता है। ठीक है। नहीं तो नहीं परवड़ता। जो 40-50 रुपया रेट आएगा तो किसान का मुनाफा नहीं रहता, खर्चा में ही चला जाता है। ओके, यानी कि जैसे 375 पौधे अपन लगते हैं और 3000 का एक पौधे से अर्निंग होती है तो लगभग 11 लाख के आसपास की 1 एकड़ से अर्निंग हो जाएगी। और लगभग उसमें से 1.5 लाख का उसका खर्चा होगा। मतलब लगभग 9 से 10 लाख रुपए तक की जैसे अभी आप ये जो कर रहे हैं 1 एकड़ की अर्निंग हो जाती है। प्रॉफिट हो सकता है। अगर जैसे किसान को ये रेट नहीं मिले तो लगभग एवरेज देखे तो 3 से 4 लाख की तो अर्निंग नॉर्मली मिल ही जाती है। अनार में 50 रुपया रेट आया तो भी किसान को रेट से मतलब नहीं है, 30 केजी 35 केजी माल आना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में माल निकला तो मुनाफा ज़्यादा रहता है। अच्छा, 10-15 किलो माल निकला तो परवड़ेगा नहीं जी। तो अब सर मैं जैसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हम कोई भी फसल लगाते हैं उसमें बीमारियाँ तो आती है। तो इसमें आपको कौन कौन सी बीमारियाँ देखने को मिलती है या फिर सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी आती है? आप उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। बीमारी में समझो जब हम इथेनॉल मारते हैं नई पत्ती आती है तो बाद में वो कीटनाशक, वो थ्रिप्स जी, कथेरी बोलते हैं जी, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और फंगिसाइड जी 15 दिन में या 10 दिन में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे रहना पड़ता है। एक बार सिस्टमेटिक लेते हैं, एक बार कॉन्टैक्ट फंगिसाइड स्प्रे लेते हैं। ठीक है। उसको ये फंगस नहीं आना चाहिए। ज़्यादा बारिश के कारण उसमें फंगस आता है तो बारिश खत्म होते ही दूसरे दिन हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड या सिस्टमेटिक फंगिसाइड, क्लाउडी जो क्लाइमेट है उसको देख के हम फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। और 15 दिन में हर एक बार वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। अमास और के टाइम में वो ईयली जब बनती है ईयली जी, उसका स्प्रे इल्ली हाँ, अमास और पूनम के दूसरे दिन ईयली के लिए स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा, हर 15 दिन में ये स्प्रे कर देते हैं। पर अमास और पूनम के 2 दिन आगे पीछे उस टाइम जो फूदा रहता है वो अंडा छोड़ते हैं। अच्छा। उसके 2 बार उसमें से वो जीवात पैदा होती है जी। तो अमास और पूनम में क्या 2 आगे पीछे ये स्प्रे कर देते हो तो वो फूदे में से जो अंडा निकलता है, अंडे में से जो ईली निकलती है वो निकल ही नहीं पाती, अंडा ही मर जाता है। ओके। इसके हिसाब से वो स्प्रे जरूरी रहता है। ठीक है। ईयली एक बार बन गई जी तो अनार में चली गई तो एक अनार फेल हो जाता है। अच्छा, इसलिए थोड़ा एडवांस एक दिन रहना पड़ता है। ओके। अब जैसे एक चीज़ और बताइए, जैसे फ्रूट लगा, क्या फ्रूट लगने के बाद में भी कोई बीमारी आती है या फिर ऐसी भी कोई चीज़ और कोई बीमारी? ये फंगिसाइड का ओनली फॉर ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा फंगस नहीं आना चाहिए, नहीं तो अनार फेल हो जाता है। अच्छा हाँ। एक सवाल जो हमारे काफ़ी पिछले अनार के वीडियो में किसान भाई हमसे पूछते आए हैं कि अनार में सबसे बड़ी किसानों को समस्या देखने को मिलती है जो फल है उसका फटना। तो एक तो आपने पहले बताया कि हम टाइम से हार्वेस्टिंग नहीं करते, और टाइम हो जाता है तो फटता है। उसके अलावा भी क्या कोई कारण है जिसकी वजह से फल फटने का कारण है? फल में जो बोलते हैं कटिंग जी, ये फल है जी तो दूसरी डाली का वो कांटा इधर टच होता है जी तो भी फटता है। अच्छा, दूसरी डाली का कांटा नहीं टच होना चाहिए, इसलिए हम फल सेट होते हैं तो कांटा कटिंग करवा लेते हैं कि फल के बगल में कोई कांटा ना रह पाए जी। वो कांटा क्या टच होते हैं, डाली हिलती है हवाई से जी, ये मतलब देखो ये जी ऐसे, तो ये डाली हिल के जी
फट जाता है फल। ठीक है। एक चीज़ इसके बारे में मैं और भी जानना चाहूँगा कि किसान हमारे जो अमरूद वगैरह की खेती करते हैं वो ये कहते हैं कि हम अमरूद में थिनिंग करते हैं, एक ग्रुप में ज़्यादा फल लगते हैं तो कुछ को हटा देते हैं। थिनिंग करना पड़ता है। थिनिंग आप इसमें भी करनी पड़ती है या फिर इसमें ज़रूरत नहीं होती? उसमें जो ज़्यादा फल आ जाए तो कोई छोटा फल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो हम थिनिंग कर लेते हैं। अच्छा। तो वो उसकी साइज नहीं बनती जी। और क्या वो थ्रिप्स मैंने बताया ना, थ्रिप्स माइट, उसका थोड़ा टच हो जाता है तो फल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो थिनिंग करके वो बाहर फेंक देते हैं। तो सर जैसे आपने खेती के बारे में बताया, मेन चीज़ आती है कि हम जो फर्टिगेशन करते हैं पूरी खेती उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें कैसा प्रोडक्शन मिलेगा, हमारी क्वालिटी कैसे मैनेज होगी। तो आपकी जो फर्टिगेशन यूनिट है इसके बारे में आप हमें पूरा सा सिस्टम समझाइए कि किस तरीके की यूनिट है, यहाँ से किन किन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सका, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। ये ड्रिप सिस्टम है जी, अंदर से पानी आ रहा है मोनोब्लॉक से जी, इधर पानी फिल्टर होके जी पूरा खेत में जाता है। ठीक है। इधर सब पानी फिल्टर होके जाता है। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से फर्टिलाइज़र वगैरह आप इसमें से ड्रिप में देते हैं तो वो कैसे देते हैं वो भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ। वो यूनिट अंदर है। अच्छा, अंदर आप यहीं से बता दीजिए। फर्टिलाइज़र इधर का यूनिट अंदर है जी। वो हम एकड़ पे जो हिसाब करते हैं 4 kg खाद देना है, 5 kg खाद देना है, वो ये फिल्टर के जरिए पूरा खेत में जाता है। ठीक है। तो अब सर जैसे एक चीज़ मेरे को ये बताइए कि जैसे आपका 100 एकड़ में आप फार्मिंग करते हैं तो एक साथ तो 100 एकड़ में जाता नहीं है। नहीं। तो फिर जैसे आपने ब्लॉक का क्या सिस्टम बना रखा है, कितने में जाता है? 10 एकड़ में जाता है, कोई प्लॉट में 15 एकड़ में एक साथ पानी जाता है, उसके साथ सब इरिगेशन हो जाता है। ठीक है। तो अभी जैसे एक दिन अगर आपकी ड्रिप चलती है तो एक ब्लॉक में आप कितनी देर चलाते हैं, कितना पानी की? क्लाइमेट के हिसाब से समर में 3-4 घंटा चलाते हैं। अभी ये सीजन में हम 1.5 घंटा चलाते हैं, 2 दिन छोड़ के। ठीक है। तो आपको जैसे इतनी ज़मीन में आप खेती कर रहे हैं तो आपको पानी की कितनी ज़रूरत होती है और आप साल भर इतना पानी जैसे मैनेज कैसे करते हैं वो थोड़ा सा आप? पानी तो क्या है, इधर ट्यूबवेल है मेरे पास जी, तो ट्यूबवेल का पानी भरपूर है। अच्छा। और नर्मदा का कैनाल भी है तो उसकी भी पाइपलाइन डाली हुई है, तो वो पानी की तो कोई इधर दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। पानी की आपको कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे इसको मैनेज करने के लिए आपने बताया कि 2 लोग हैं। हाँ। तो ऐसे आपके पास 2 यूनिट लगी हुई है, तो 2 यूनिट को कैसे आप मतलब दोनों लोग मिलके वो हैंडल करते हैं वो थोड़ा सा मैं एक ये यूनिट का हैंडल वाला दूसरा लड़का है जी, दूसरा जो यूनिट है उसका भी दूसरा लड़का है, दोनों को अलग अलग काम बताया हुआ है। ठीक है। वो खुद का खुद ही करेगा। तालाब बना रखा है पीछे, पानी इकट्ठा कर रखा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा? वो ट्यूबवेल लगाया हुआ है मेरे पास, 9 ट्यूबवेल है, उसका पानी सब उसमें इकट्ठा होता है। अच्छा। फिर उसमें से फिल्टर होके इधर आता है जी। अच्छा, यानी कि आपके पास 9 ट्यूबवेल है तो उनको सबको एक जगह से पानी दे। हाँ। सबको एक साथ या आप पॉइंट में पानी इकट्ठा करते हैं फिर यहाँ से पूरा खेत में जाता है। हाँ। अच्छा, तो एक पॉइंट आपने यहाँ बना रखा है और एक यूनिट के पास में? हाँ, 2 बने। ओके। तो सर जैसे आपका हमने वो जो बगीचा देखा वहाँ पे आपके पौधे उनमें हार्वेस्टिंग चल रही है और इनमें आपकी अभी फूल लगे हुए हैं, इनकी जो फ्लावरिंग स्टेज है ये भी थोड़ा सा आप इनके बारे में हम समझें। ये बगीचा में सितंबर में हमने हार्वेस्टिंग किया है। अच्छा। हार्वेस्टिंग करके 15 दिन उसको रेस्ट दे के कटिंग किया पूरा पौधा, फिर इथेनॉल लगाया, फिर फ्लावरिंग सेट हुआ। अभी देखो ये सब सेटिंग हो रहा है। ओके। ये माल सब अप्रैल में आएगा। अच्छा। मार्च एंड या अप्रैल में। ठीक है। ये माल हार्वेस्टिंग के लिए अप्रैल में रेडी हो जाएगा। जो अभी फ्लावर है जी वो अप्रैल एंड में आएगा ये फुल। अच्छा। उसमें से अप्रैल में बनेगा। ठीक है। तो अभी जैसे अभी आपने एक तो सितंबर में आपने प्रोडक्शन लिया, एक अभी आप ले रहे हैं प्रोडक्शन और एक अप्रैल मई में आपका प्रोडक्शन आएगा। तो तीनों टाइम पे जो मार्केट की रेट होती है उनमें क्या फ़र्क आता है कि मतलब वो थोड़ा सा? वो उस टाइम क्या है, अप्रैल में जो राजस्थान में जो किसान ने अनार लगाया है अप्रैल में, वहाँ ज़्यादा गर्मी के हिसाब से वहाँ का अनार पूरा हो जाता है। अच्छा। हीटिंग पकड़ लेता है। तो हमारा अनार ये है अप्रैल में हमारा ये सब अनार बेंगलोर साउथ में चलेगा। अच्छा। ये अप्रैल वाला जो आएगा ये आपका साउथ में चलेगा। ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या रेट मिलती है? वो तो बाजार में कितनी आवक है। पिछली बार क्या मतलब? पिछली साल ये अप्रैल वाला 115-120 रुपया रेट मिला था। अच्छा। हाँ, और जैसे अभी आपको 130 के आसपास अभी तो मिल रही है। और सितंबर में जो लिया था उसमें उसका एवरेज मेरे को 85 रेट मिला था। 93 में बेचा था पर थोड़ा 10% रिजेक्शन निकाल के 85 में परवड़ा था। ओके। अब सर जैसे एक चीज़ आप इसके बारे में हमें और बताइए कि जैसे आपने इतने ज़मीन में आप इसकी खेती कर रहे हैं और काफ़ी किसान हैं जिनका अभी भी रुझान है और किसान चाहते हैं कि हम अनार के ऊपर जाएं, तो आपको अनार का जो फ्यूचर है, जो इसका भविष्य है, आपको कैसा लगता है कि आने वाले समय में इसकी क्या डिमांड रहेगी? वो फ्यूचर तो अच्छा ही रहेगा, डिमांड अच्छी रहेगी। कितना भी किसान हुआ 10-12 साल में ये बगीचा ख़त्म हो जाता है। अच्छा। फिर नया किसान को लाभ मिलता है। ये ज़मीन में
ये मेरा 9वीं साल का पौधा है। अच्छा। तो 2-3 साल में ये पौधा निकल जाएगा। ठीक है। फिर 3-4 साल उसको ये ज़मीन में अनार नहीं लगा सकते, विल्टिंग मतलब फूग आती है। अच्छा। तो पौधा पूरा मर जाता है। ठीक है। इसलिए 3-4 साल दूसरी फसल लेनी पड़ती है, फिर अनार लगा सकते हैं। जी। तो कितना भी किसान लगाए जी। तो कोई लगाते रहते हैं, कोई पीछे निकालते रहते हैं, किसी का कोई दिक्कत आती नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो आपके हिसाब से यानी इसका जो भविष्य है उसमें कोई खतरा आने वाला नहीं है? कोई खतरा नहीं, मतलब भविष्य में भी किसान इसकी खेती है उसको करनी चाहिए, मजा उसमें फायदा रहता है। ओके। तो सर जैसे आपने खेत में बताया कि आपकी हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग से के बाद में कैरेट में भरते हैं, कैरेट से ट्रैक्टर में भर के यहाँ पर लाते हैं जहाँ से पैकिंग होके मार्केट में जाता है। तो यहाँ क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे ग्रेडिंग होती है, कैसे पैकिंग होती है, वो आप मेरे को थोड़ा सा समझाइए। यह जो लेबर ने इधर रगला कर दिया जी, बाद में से ये लोग ग्रेडिंग करते हैं। अच्छा। 100 ग्राम से तो अलग अलग ग्रेडिंग करते हैं, वो आपको सब दिख रहा है। ये 100 से 150 ग्राम तक का माल है। ओके। ये 150 से 250 ग्राम तक का माल है। 250 से आगे वाला वो सब कैरेट में अलग अलग ग्रेडिंग आपको दिख रही है जी। और ये सब बांग्लादेश का पैकिंग चालू है। अच्छा। बांग्लादेश जा रहा है ये माल। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो कैरेट में जो पैकिंग हो रही है ये यहाँ से बांग्लादेश जाएगी। यहीं पे गाड़ी पीछे गाड़ी में लोड होगी और बांग्लादेश चली जाएगी। तो ये तो यहाँ की जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी बात हुई। एक्सपोर्ट के बारे में मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, अक्सर किसान पूछते हैं कि हम बड़े लेवल पे अगर कोई फार्मिंग कर रहे हैं तो उनका यही सवाल होता है कि हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो थोड़ा सा आप हमें समझें। एक्सपोर्ट में क्या है, जो वो बांग्लादेश में तो एलसी लेना पड़ता है, तो वो मेरे पास नहीं रहती। पर जो कलकत्ता का व्यापारी है वो जो एलसी रखते हैं बॉर्डर की, अच्छा, वो हम उसको माल बेचते हैं और वो लोग बांग्लादेश बेचते हैं। ओके। तो यानी कि आप सीधा मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। तो आप सीधा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, आप कोलकाता के व्यापारी को देते हैं और व्यापारी वो अपने हिसाब से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर जैसे नॉर्मल कोई भी किसान चाहता है कि मुझे अपनी किसी प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो किस तरीके से उनको करना चाहिए वो थोड़ा सा? उसको लाइसेंस की जो प्रोसीजर रहती है वो लेनी पड़ती है। अच्छा। तो किसान को ये नहीं परवड़ेगा जी, क्यों डेली 2-4 गाड़ी व्यापारी एक्सपोर्ट करता है, उसको ही वो लाइसेंस का एलसी का वो रहता है जी। बांग्लादेश की एलसी के लिए अभी पर केजी 220 रुपया रेट है। अच्छा। अनार में जी एलसी 220 रुपया रेट है एलसी का। अच्छा। तो हर किसान को नहीं परवड़ेगा। ठीक है। तो वो किसान नहीं, मतलब जैसे आप व्यापारी को ही देते हैं या आपके कहने का मतलब है कि हम व्यापारी को दे दें, व्यापारी वो अपने हिसाब से एक्सपोर्ट कर देगा, व्यापारी ले जाता है। अब जैसे एक चीज़ इसमें ये आती है कि किसान एक चीज़ और भी पूछेंगे, जैसे अब आपने एक्सपोर्ट के लिए व्यापारी को ढूंढा है, वो अपने हिसाब से एक्सपोर्ट करते हैं, तो व्यापारी को आपने कैसे ढूंढा, या फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, या फिर वो भी थोड़ा सा मेरे को? वो तो क्या, इधर हलवद साइड हमारा गुजरात में अनार बहुत लगाया किसान ने। ठीक है। तो किसका माल कब रहता है वो ग्रुप में सब पता चल जाता है कि मेरा माल जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा जी। उस हिसाब से व्यापारी का हम कांटेक्ट करते हैं। व्यापारी बगीचे में घूम के फिर हम डील करते हैं। 100 ग्राम से ऊपर का फल लेना है जी, फटा वो निकाल देते हैं और ग्रेडिंग करके पूरा डेली गाड़ी छोड़ देते हैं। ओके। तो यानी कि मतलब किसान को ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन व्यापारी एक्सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें किसान को ही देखनी पड़ेगी। पता चल ही जाता है, इतना अनार लगाते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि ये अनार मेरे पास पिछले साल भी 1500 टन अनार था। अच्छा। तो सब व्यापारी को पता रहता है। ठीक है। तो उसके पास अनार ज़्यादा है तो व्यापारी इधर आ जाते हैं। ओके। तो यानी कि किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, व्यापारी सीधे खेत में आ जाएंगे और खेत से ही हम अपनी फसल को बेच सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए सबको पता चल जाता है जी। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है और सबको पता चल जाएगा कि हाँ आपने ये फसल लगा रही है। ठीक, ये तो हुई एक्सपोर्ट की बात। अब जैसे यहाँ पर कैरेट में पैकिंग हो रही है, दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं ये जो व्हाइट कलर के बॉक्स है इनमें पैकिंग हो रही है, तो ये किस लिए पैकिंग हो रही है, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा? ये व्यापारी है, बेंगलोर का है। अच्छा। तो बेंगलोर में कैरेट चलता नहीं, 10 केजी का बॉक्स चलता है। अच्छा। तो ये माल बेंगलोर जाएगा जी। उसका भी वो ग्रेडिंग इसी तरह ही रहता है। ओके। तो जैसे अभी बेंगलोर की अगर हम रेट की बात करें और बांग्लादेश जो जा रहा है उसकी अगर मार्केट रेट की बात करें तो क्या रेट दोनों सेम ही रहता है। अच्छा। 5-10 रुपया आगे पीछे रहता है। जो हमने डील किया आज जी, तो आपको 131 में दिया। ओके। वो बांग्ला वाला को कल मैंने 2 दिन पहले बोल दिया होता कि भाई मैंने 127 में आपको दिया, तो वो सौदा फाइनल रहता है। ओके। तो फिर जैसे आपने बताया कि जो बेंगलोर जा रहा है वहाँ पे भी यही रेट मिल रही है और जो बांग्लादेश जा रहा है उसकी भी सेम रेट मिल रही है, तो फिर एक्सपोर्ट करने की क्यों ज़रूरत है? क्या हम पूरा प्रोडक्शन वहाँ नहीं सेल कर सकते? ये इसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। बेंगलोर का मार्केट में डेली 30 टन मेरा माल जाएगा जी, तो व्यापारी नहीं लोड उठा सकता ना। ओके।
यानी कि मतलब वहाँ इतनी खपत नहीं है हाँ, कि एक ही खपत जगह पे नहीं है, आपका जो खपत नहीं माल है। निकल रहा है वो एक ही जगह 2-3 पे सेंटर में जाना चाहिए। डेली 30-35 टन माल निकलता है तो 3 सेंटर में जाएगा। आज 2 गाड़ी है, कल तो 3 गाड़ी थी। जी। एक आंध्र प्रदेश गया, एक बेंगलोर गया, एक ये कलकत्ता गया। ओके, तो अब सर जैसे एक चीज़ आप मैं देख पा रहा हूँ, जैसे खेत में आपने बताया कि आपको लेबर चाहिए, खेत में तुड़ाई हो रही है, वहाँ भी आपको लेबर चाहिए। अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे भी लगभग 30-40 लोग ग्रेडिंग में लगे हुए हैं। तो क्या पूरी लेबर आपको ही मैनेज करनी पड़ती है या फिर? हाँ, लेबर ज़रूरत पड़े तो हम भी बुला सकते हैं। अच्छा। और जो व्यापारी को सौदा रहता है तो वो व्यापारी का लेबर भी आ सकता है। ओके, ठीक है। तो मतलब मेन तो आपको खेत की लेबर आपको देखनी हाँ, वो पड़ती है, तो बाकी मेरे ही देखनी पड़ती है। अगर आपको ये यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ये अगर आपके पास नहीं है तो हाँ, वो तो हम आप झारखंड contact से बुला सकते हैं। ओके, ठीक है। तो सर लास्ट में हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आप अनार की खेती के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अनार की खेती में तो थोड़ा खर्चा है, ध्यान से करेगा तो मुनाफा भी ज़्यादा है। ओके, तो सर आज के इस वीडियो में आपने अनार की खेती के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक शेयर की। उसके लिए आपने हमारे जो किसान भाइयों के लिए और हमारे लिए जो टाइम निकाला उसके लिए हमारी तरफ से और जो किसान भाई आपको इस वीडियो के जरूर देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, धन्यवाद, थैंक यू।